बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। पाकिस्तान दिवालिया हो गया, डिफॉल्ट करने वाला है। इमरान खान और अपोजिशन के चंद रहनुमा ये शोर मचा रहे हैं, गोया उनका कोई कसूर नहीं है, वो इसमें जिम्मेदार नहीं है, वो इसमें शरीक नहीं है, ये मुल्क उनका नहीं है। अगर ये दिवालिया होगा तो उन्हें क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये क्यों शोर मचा रहे हैं? हकीकत हाल तो यही है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर ऐसी सूरत हाल में आ गया है कि उसे आईसीयू में दाखिल कर दिया जाए, और इस सूरत हाल की जो तनहा जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत, मौजूदा वफाकी हुकूमत पर नहीं होती। पंजाब की हुकूमत भी है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, बलूचिस्तान की हुकूमत भी है और सिंध की हुकूमत भी है। माशी जवाल के ये सब जिम्मेदार हैं। और सिंध जो है सबसे ज्यादा महसूलात देने वाला सूबा है और वफाक को सबसे ज्यादा महसूलात देता है, मुल्क भर का खर्च वो चलाता है। वहां पर अब रोजगार के मौके मुयस्सर नहीं है। 2018 से जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, कराची से उसको बड़ी तादाद में सीटें मिली, यानी कराची की अक्सरियती सीटें तहरीक इंसाफ को मिली, और तहरीक इंसाफ ने एक पैसा कराची पर खर्च नहीं किया, एक पैसा इक्तिसादी तरक्की के लिए खर्च नहीं किया, एक कारखाना नया नहीं लगाया। अगर वो काम करते रहे तो वो भंग का पौधा, भंग की प्रोडक्शन के लिए, भंग के लिए अथॉरिटी बनाई, भंग के लिए सारे काम करते रहे, और भंग पर ही जो है वो शिबली फराज, फवाद चौधरी, इन सब की तवज्जो थी। ये तरक्की का काम हो रहा था कि भंग को जो है वो उन्होंने चुना था, और भंग के लिए जो है वो इदारे कायम किए जा रहे थे, और भंग की तैयारी के लिए लाइसेंस दिए जा रहे थे। ये रिकॉर्ड पर चीजें मौजूद हैं। अब जबकि पाकिस्तान इक्तिसादी बहरान में मुब्तला है, तो जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, पीटीआई भी है, और वो तमाम जमातें जिम्मेदार हैं जिनका इक़्तिदार में कोई ना कोई हिस्सा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी पिंकी पीरनी और फराह गोगी की दास्तानें सुनाते हैं और तोशा खाना की दास्तानें सुनाते हैं, जबकि इमरान खान जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर करप्शन की इल्जामात लगाते हैं। तो ये इल्जामात लगाते रहे, कोई मुकदमा कायम नहीं किया हुकूमत ने इमरान खान के ऊपर भी, और पिंकी पीरनी के ऊपर भी, फराह गोगी के ऊपर भी इल्जामात चलते रहे। चाहिए तो ये कि ये मुकदमात कायम किए जाएं, अगर वाकईतन ये सूरत हाल है तो उनसे माल लिया जाए, जो अगर लूट मार है तो इनको पकड़ा जाए, जाने न दिया जाए। ये इल्जाम तराशियां कब तक चलेंगी? पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऊपर तो परवेज मुशर्रफ के जमाने से लेकर अब तक मुकदमात चलते रहे, कुछ साबित नहीं हो सका शरीफ खानदान और जरदारी के ऊपर। लोगों के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया कि ये चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, लेकिन अगर ये चोर हैं तो इनको सजा मिलनी चाहिए थी, इनसे माल मसरूका बरामद होना चाहिए था, लेकिन नहीं, खुद निकल गए। उनके अपने असासे नजर आए, बहुत ज्यादा असासे, परवेज मुशर्रफ के असासे, आसिम बाजवा के असासे, किसके असासे नहीं नजर आए। वहां से हुकूमत इतनी कमजोर है कि अपने असासे, अपनी रकम वापस नहीं ले सकी। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की पर्दादारी करते रहे। यानी जराइम की पर्दादारी का, जो कौमी जराइम की पर्दादारी का ये एक नया मंतक है, एक नई शरह जो है वो आ गई है। और जब दूसरी तरफ गलीज बातों का एक अंबार चला रहा है, गलाजत एक कटर बह रहा है। अफसोस की बात यह है कि ये हकीकत है। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं कि किसी की जाती बातों की तशहीर नहीं होनी चाहिए, यानी गोया कि जो कुछ आपने कहा वो हकीकत है, जो कुछ लीक हुआ वो हकीकत है, और जो कुछ लीक हो रहा है वो हकीकत है। आप दूसरों पर इल्जाम लगाते रहे, और खुद आपका माजी तो इस बात का गवाह है कि आपको जो खिताब मिलता रहा है वो एक फहश अमरीकी रिसाले का उन्वान है। तो इसलिए आप पारसाई का दावा ना करे कोई।
और अपने आप को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सादिक और अमीन का खिताब इस कमीने इंसान से, जिसका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आती है। लेकिन लेना पड़ता है साकिब निसार, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाली औरत आसिया मसीह को बरी किया, लंदन भेजा, और तमाम मुकदमा, तमाम अदालतें, निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक जब मुजरिम ठहराई गई, उसको इसने एक जुम्बिश कलम जो है वो माफ कर दिया। ये कौन होता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करने वाले को माफ करने वाला? और अपनी मंतक निकाली, कुरानी आयात का गलत इस्तेमाल किया। काश कोई ऐसी अदालत भी होती जो इन अदालतों के फैसलों के ऊपर यह देखती कि इन्होंने सही फैसला किया है, आईन के मुताबिक किया है, कानून के मुताबिक किया है या नहीं। लेकिन ऐसी कोई अदालत नहीं है। और दूसरी ये कि इन अदालतों को यह मौका मिल गया है अज खुद नोटिस, खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला के वास्ते पार्लियामेंट को चाहिए कि ये अज खुद नोटिस का सिलसिला खत्म करें, अदालत को अज खुद नोटिस के इख्तियार से निकाल दें बाहर, उसको आईन और कानून की हुदूद में रखें। ये अज खुद नोटिस जज को मुतलकुल इनान बना देता है। ये मुतलकुल इनान जज क्या कुछ नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं कर देते, जो फैसला करे कि भाई ये क्या हो रहा है, अदालत के फैसलों को किसी और अदालत में भी जांचा जाए, आईन के मुताबिक है या नहीं, कानून के मुताबिक है या नहीं, सबूतों के मुताबिक है या नहीं, या जज कहीं रिश्वत लेकर फैसला तो नहीं दे रहा। तो ये शिकायतें हैं मौजूद और लोगों को यकीन नहीं है अदालतों पर, इसीलिए इंसाफ नहीं है, माशरे में अमन नहीं है। अगर अदालतें इंसाफ करेंगी तो माशरे में अमन होगा। तो ये चाहिए कि ऐसी अदालत हो जो अदालत के ऊपर अदालत हो। अब देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसके एक जज साहब, क्या तकब्बुर है, क्या तमतराक है, क्या अहमकानापन है। यानी तकब्बुर, गुरूर की ये हद है। कहते हैं कि एक दिन में इलेक्शन कराओ, एक दिन में, अदालत का हुक्म है। लानत है ऐसे हुक्म पर जो आईन, कानून और मारूजी हालात के मुताबिक ना हो। ऐसे जज का तो तिब्बी मुआयना कराना चाहिए, जहनी मुआयना कराना चाहिए। तकब्बुर भी एक नफ्सियाती मर्ज है। आप अपनी हुदूद से बाहर निकलकर सोच रहे हैं। तकब्बुर भी, मुझे उठाएं ले जाएं जज साहब, लेकिन मैं सच कहूंगा कि वो इस कुर्सी के लायक नहीं है, वो इस कुर्सी के लायक नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात एक दिन में, बहुत परेशानी की बात है। ये बहुत मसाइल की बात है कि ये किस किस्म के जज बैठे हुए हैं जो पार्टियों के हक में फैसले देते हैं, पार्टियों से पैसे लेके फैसले देते हैं, जो अपने घर के लोगों की दबाव में आकर फैसले देते हैं। जज के लिए एक अलग इदारा होना चाहिए। एक CSS जैसे आप कराते हैं उसी तरीके से जजों के लिए एक अलग इम्तिहान होना चाहिए। वो कभी भी वकील न बने, क्योंकि वकील बनते हैं, सियासी वाबस्तगियां होती हैं, लोगों से उनके मेल जोल होता है। वो कानून को जाने, इंसाफ और कानून फिर होगा, इस तरीके से होगा। क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि यहां ये सिलसिला चल सकेगा, क्योंकि इंसाफ नहीं है, इंसाफ कतई नहीं है। अच्छा, जो फैसला है ये आया इलेक्शन कमीशन को जैसे हुक्म देने का, तो इस पर आप जरा गौर करें। सबसे ज्यादा बगले किसने बजाई? तहरीक इंसाफ ने। यानी अक्लो शऊर से बईद फैसले पर खुश वो हो रहे हैं, कह रहे ये इलेक्शन कमीशन ने किया ही नहीं और ये हुक्म नहीं मान रहा अदालत का, और ये है वो है। और कौन उछल कूद मचा रहा था? फवाद चौधरी और असद उमर। वही असद उमर जिसका बाप
मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करवाने का मरकजी किरदार है। मरकजी किरदार है वो बाप उसका, जिसके बाप ने इसकी रकम जो है स्विट्जरलैंड में जमा कराई थी, और ये रकम ये भाई सारे लेकर आए थे, असद उमर, जुबैर उमर, ये सब लेकर आए वहां से। बेशर्म लोग, पाकिस्तान के लूटे हुए पैसे को अपनी जेब में डाला इन्होंने। तो बहरहाल ये बरसबील तस्करा मैं बात कर रहा हूं कि अकलीम अख्तर उर्फ जनरल रानी, इसका ताल्लुक गुजरात से था, और गुजरात से एक और ताल्लुक भी था, गुजरात से ताल्लुक जनरल गुलाम उमर का भी था। कुछ दोनों का कारूरा मिलता है, दोनों का ताल्लुक यहिया खान से था, गुलाम उमर का भी, अकलीम अख्तर रानी का। बाकी आप खुद समझ लें कि क्या सूरत हाल है। आज जनरल रानी की औलाद और गुलाम उमर की औलाद दोनों पीटीआई में। जुबैर उमर साहब ने नून लीग संभाली हुई है, लेकिन नून लीग को भी उनके बारे में गौर करना चाहिए। ये दाग, ये धब्बे अपने दामन में नहीं सजाए तो अच्छा है। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाकाबिल अमल हुक्म और फैसला हमारे सामने है, और कि जज किस कदर आमिराना सोच रखते हैं और आइन और कानून को मद्देनजर नहीं रखते, और मंतक को भी मद्देनजर नहीं रखते, और फैसला उनका काबिल अमल होगा या नहीं होगा वो भी। जिस तरह जिस्टिस गुलजार ने सब गिरा दो गिरा दो गिरा दो, वो काबिल अमल फैसला नहीं था, वो सूरत हाल नहीं थी जिस तरीके से उन्होंने नस्ला टावर गिरवाया है, वो उसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। वो फैसला उन्होंने गलत दिया, इसकी सजा मिलनी चाहिए। ये अदालत को सोचना है, सुप्रीम कोर्ट को सोचना है कि ये सुप्रीम कोर्ट के दामन पे जो धब्बे लगे हुए इनको कौन धोएगा। जस्टिस मुनीर का धब्बा, जस्टिस इरशाद हसन का धब्बा, जस्टिस गुलजार का धब्बा, जस्टिस साकिब निसार का धब्बा, कितने धब्बे हैं। ये अदालतों के फैसलों के धब्बे कब धुलेंगे। अब आपको एक दिलचस्प सूरत हाल बताता हूं कि अदालत ने जो फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन से को कहा है कि वोट, अदालत ने फैसला दिया है और इलेक्शन कमीशन से कहा है कि इलेक्शन करा दो एक दिन के अंदर। इस्लामाबाद में कुल वोटरों की तादाद तकरीबन 8 लाख है, 8 लाख वोटर हैं, और मर्दमशुमारी के मुताबिक, सीडीए के रिकॉर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद की कुल आबादी 11,98,000 है। चलिए 12 लाख मान लें, तो 11,98,000 या 12 लाख आबादी, 8 लाख वोटर, 12 लाख आबादी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यानी ये शरह जो 8 लाख वोटर हैं वो कम से कम 40 लाख की आबादी पर होते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं कम उम्र होते हैं, आबादी ज्यादा होती है और वोटर उसमें कम होते हैं, तो ये वोटर और आबादी का तनासुब जो है बहुत कम रह गया है। यानी तकरीबन सारी आबादी ही वोटर है, 2-4 लाख को छोड़ के, कि वो बच्चे होंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। अवलन इस्लामाबाद की आबादी, इस्लामाबाद का रकबा बढ़ता जा रहा है, वो आबादी बढ़ती जा रही है, तो 50 से 40 लाख के दरमियान है। अगर इस्लामाबाद के साथ पिंडी की आबादी को भी मिला लें तो कुल ये 1 करोड़ के करीब आबादी बनती है। रश देखें, वहां फिर कारोबारी काम देखें। इसके अलावा जो लोग आते हैं बाहर से जिनके वोट रजिस्टर नहीं है वो अलग है, और ये अलग बात है। लेकिन आबादी जो वहां के बाकायदा रहने वाले हैं उनकी आबादी 40 लाख तक पहुंच चुकी है, और ऐसी आबादी के लिहाज से वसाइल होंगे, इसी आबादी के लिहाज से बल्दियाती हल्काबंदियां होंगी। अदालत ने इस पर गौर नहीं किया। अब वापस आते हैं डिफॉल्ट वाली बात पर। तो डिफॉल्ट वाली बात पर मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये इस तरह से शोर मचाने से मुल्क के अंदर अबतरी फैलेगी। लेकिन असल जो चीज है कि डिफॉल्ट है क्यों, किसकी वजह से है और कौन है। मुल्क की माशी तरक्की हर सियासी जमात की जिम्मेदारी है। इसके लिए मीसाक़े मईशत का होना जरूरी है, क्योंकि
सियासतदानों की अक्सरियत न एफबीआर में रजिस्टर है, न वो टैक्स देते हैं, उनमें से कोई टैक्स नहीं देता। तनख्वाहें बड़ी मोटी मोटी वसूल करते हैं पार्लियामेंट से कौम की खिदमत के लिए। ये उन्होंने कोई अपनी तनख्वाहों में कमी नहीं की, मराआत में कमी नहीं की। मराआत लेते हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में घर लेते हैं, वहां के बिजली के बिल जो है वो नहीं देते। बहुत सारी चीजें हैं वो हमें करना चाहिए। अब जरूरी है कि पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने के लिए बीसाक़े मईशत हो और अखराजात कम हो। कहां अखराजात कम हो? अवामी सतह पे नहीं, अवाम की मराहत में नहीं, अवाम को सहूलियात में नहीं, अशराफिया की सहूलियात में। तबका उमरा और अशराफिया को कुर्बानी देनी होगी। 2021 में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम यानी UNDP की एक रिपोर्ट आई जिसके अंदर बताया गया कि पाकिस्तान का तबका अशराफिया, जिसमें हर एक ब्यूरोक्रेसी, फौज, काबीना, वज़राए आज़म, पार्लियामेंट, ये सब लोग शामिल हैं, जजों की तनख्वाह 12 से 15 लाख रुपए माहाना है। इसके अलावा बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, मकान का किराया, गाड़ियों के लिए 600 लीटर पेट्रोल, गाड़ियां, उनकी मरम्मत, TADA, साल भर में 2 से 3 माह की छुट्टियां, मेडिकल बिल्स, जबकि मुकदमात का ढेर अलग लगा रहता है। ये सब चीजें 12-15 लाख के अलावा हुकूमत अदा करती है, सरकार अदा करती है। उस 12-15 लाख रुपए में से ये बिजली का बिल नहीं दे सकते, इतने गरीब हैं। ये गैस का बिल नहीं दे सकते, इतने गरीब हैं। ये मकान का किराया नहीं दे सकते, ये इतने गरीब हैं। ये अपना पेट्रोल खर्च नहीं कर सकते, ये इतने गरीब हैं। 12 से 15 लाख रुपए में, और 15 से 20 हजार रुपए में चाहते हैं कि गरीब अपनी बाइक का, मोटरसाइकिल का पेट्रोल भी अदा करे और गाड़ियों में रोजाना जो है आने जाने पर 250 से 300 रुपए खर्च भी करे। जज, फौजी अफसरान और सेक्रेटरी को जो मराहत हासिल हैं, जो सूबाई हो, वफाकी हो, वो भी इसी किस्म की हैं। बिजली का बिल, गैस का बिल, मकान का किराया, गाड़ी पेट्रोल, मुफ्त पेट्रोल, फदाई सफर में भी इन लोगों को सहूलतें हैं। अगर एयरलाइन इनको रियायत नहीं देती तो हुकूमत उनके टिकट के खर्च अदा करती है। ये बताइए, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी अफसरान को जो मराहत हासिल है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरान से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। मसलन ग्रेड 20 के अफसर की बुनियादी तनख्वाह 1,01,000 रुपए ये है, लेकिन उसे 7,50,000 रुपए की मराहत हासिल है। 7.5 लाख रुपए की मराहत माहाना वो हासिल करता है। 7.5, यानी कुल हो गई तनख्वाह उसकी तकरीबन 9 लाख या 8.5 लाख। जी, 8.5 लाख। और अगर तिब्बी सहूलियात को शामिल कर लें तो ये 10 लाख तक पहुंच जाती है। और ग्रेड 21 की तनख्वाह जो है वो 1,12,000, 1,12,000, मराहत 10 लाख रुपए। और सोच लीजिए 11 से 12 लाख इनकी हो गई। ग्रेड 22 की तनख्वाह 1,24,000 और मराहत 11 लाख। तो आप हमें ये बताइए कि ये सारी चीजें जो हैं ये हमें किस तरीके से, कहां पर लेके जाके ये जो है हमें मारेंगी। हमारे ऊपर ये बोझ हैं, न ये कोई काम करते हैं, सिर्फ मराहत, और मुल्क छोड़कर चले जाते हैं। जो रकम इन्होंने कमाई होती है जायज नाजायज तरीकों से, वो भी मुल्क से बाहर ले जाते हैं। अक्सरियत, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें से ब्यूरोक्रेसी से रिटायर होने वालों की अक्सरियत बैरून मुल्क रहती है। और पेंशन के नाम पर ये 70% तनख्वाह जो है, जो आखिरी तनख्वाह होती है, उसका 70% वसूल करते हैं। मुझे आप ये बताइए, जुल्म नहीं तो और क्या है। जज तो 9-9 लाख पेंशन वसूल करते हैं। किस बात की पेंशन? और मुल्क से बाहर चले जाते हैं, वहां भी वसूल करते हैं।
जो मुल्क से बाहर चले गए हों उनकी पेंशन बंद कर दी जाए, इसलिए कि उनको हमारा ज़र मुबादला बाहर जाता है, फिर हमें ज़रूरत है ज़र मुबादला की। बाहर जाने वाली पेंशन बिल्कुल बंद कर दी जाए। वो अफसरान जिन्होंने शहरियत हासिल कर ली है दूसरे मुल्कों की, उनकी पेंशन बंद कर दी जाए। ये जो है बहुत बड़ा जुल्म है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर, क्वेटा, इन सब जगहों पर और मुख्तलिफ जगहों पर जो सरकारी अफसरान सरकारी मकानात में रहते हैं, उसके बाद अलाउंस भी लेते हैं, वो यानी तकरीबन ये कहते हैं कि 14 खरब रुपए सालाना ये इनकी उस मकानों पर सरकारी अफसरान जो है, वो जो सरकारी अफसरान की जो इस्तेमाल में जो रिहाइश गाहें हैं, उनका किराया, उन पर अखराजात 14 खरब रुपया सालाना है। 14 खरब रुपया। और अगर इनको बेचा जाए तो इसकी रकम जो है वो 100 खरब हासिल होगी। इन मकानों को जो सरकारी अफसरान के इस्तेमाल में है, इनको अगर बेच दिया जाए तो 100 खरब रुपए हासिल होंगे। और इनको जो किराए के लिए दी जाती है रकम, वो उसी में मकान तलाश करें। कोई जरूरी नहीं कि सेक्रेटरी को जो है वो 1000 गज का घर दिया जाए। मैंने पहले भी कहा है कि 1000 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए। फार्म हाउस पे पाबंदी लगनी चाहिए, बड़े बड़े घरों पर पाबंदी लगनी चाहिए। बनी गाला और बलावल हाउस, जाती उमरा, इस किस्म के घर नहीं बनने चाहिए। पाबंदी होनी चाहिए, छोटे हों और खर्च कम हों। 11 अरब रुपए अगर मकानात को वो किराए पे दे तो 11 अरब रुपए माहाना इन्हें हासिल होंगे। 11 अरब रुपए माहाना। मैं ये सालाना नहीं कह रहा, ये सरकारी अफसरान ने जो कुछ लूट मार मचाई हुई। अब कौमी खजाने के ऊपर बोझ नहीं तो क्या है। यानी ग्रेड 20 से 22 तक ये लोग सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं और अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल भी लेते हैं। या तो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल इनसे छीन लिया जाए या पेट्रोल बंद किया जाए। और पेंशन की बात जो है, तो पेंशन भी जो है वो बहुत ज्यादा है सरकारी निजाम में। मैं ये नहीं कहता कि ना हो, लेकिन ये बुनियादी तनख्वाहों का 122 से 140% तक ले लेते हैं, यानी कई गुना। जो यानी एक सरकारी अफसर जो 25 साल मुलाजमत करता है और वो उसी 80 साल की उम्र तक पहुंचने तक पेंशन वसूल करता रहता है, यानी एक उम्र होती है वहां तक पहुंच जाते हैं, बाद में 80 साल की उम्र तक पेंशन वसूल करता है और उसकी मौत पर उसके 13 वर्षा ऐसे हैं जो पेंशन का दावा कर सकते हैं। उसमें बेवा है, बिल्कुल जरूरी है, गैर मनकूहा बेटी है, कम उम्र बच्चे हैं, बेवा बेटी है, मुतलका बेटी है, माजूर बच्चे हैं और बहुत से कानून इन्होंने बना लिए हैं। ठीक है, ये नहीं हम कहते कि उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको कौन वाली और वारिस होगा, लेकिन जरा जो पेंशन है उसके ऊपर भी गौर करें, वो भी माकूल होनी चाहिए। इतनी ना हो कि एक गरीब आदमी जो है वो रिटायर अफसर को देखता रहे कि 4 लाख रुपया पेंशन मिलती है और वो खुश रहता है, और एक आम आदमी सिर्फ 25,000 रुपये माहाना कमाता है और एक पेंशन याफ्ता 4 लाख पेंशन लेता है। ये इस मुल्क, इसके नतीजे में मुल्क दिवालिया नहीं होगा तो क्या होगा?
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।